सुंदरी पानी में डूबी रही, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक शिकारी, जो स्त्री पुरुष के अंतर से बिल्कुल अनजान था, किनारे पर बैठा था। वह नदी में 3 महिलाओं से बातें कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि उनमें से कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, तो वह चला गया। सुंदरी ने जल्दी से कपड़े पहने और किनारे पर चली गई। जब वे पार्किंग में लौटे, तो उन्होंने शिकारी को उनका इंतजार करते पाया। वह खास तौर पर युवाओं को यह याद दिलाने आया था कि आसपास कोई होटल नहीं है और अगर उन्हें ठहरने की जगह नहीं मिलती, तो वे उसके घर पर रुक सकते हैं। वह एक दयालु व्यक्ति माना जाता था। सुंदरी ने संग्रहालय में ठहरने के उसके निमंत्रण को उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। कई मोम की मूर्तियां बिल्कुल सजीव लग रही थीं। शिकारी ने गर्व से बताया कि उन सभी को उसके भाई ने पुनर्स्थापित किया है, जो एक कुशल कारीगर है और मूर्तियों पर तंत्र भी लगा सकता है। उसने उत्साह से उन्हें युवाओं को दिखाया, जिससे वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। फिर शिकारी जैक को कमरे को साफ करने के लिए ले गया और लड़कियों को अपने आप खेलने के लिए छोड़ दिया। जाने से पहले उसने जैक को साफ तौर पर मना किया था कि वह बाहर न जाए, क्योंकि उसे डर था कि बाहर कोई अजगर हो सकता है। लेकिन घुंघराले बालों वाली लड़की स्तब्ध होकर बाहर निकल गई। उसने पास ही एक और घर देखा और अंदर से आवाजें सुनी। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकली, लेकिन उसे सिर्फ 2 शब्द सुनाई दिए। उसे आश्चर्य हुआ। फिर उसने एक आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते हुए वह युवतियों की मोम की मूर्तियों से भरे एक और कमरे में दाखिल हुई। लेकिन जैसे ही मूर्तियों की आंखें हिलीं, एक भयानक मुखौटा अचानक प्रकट हुआ। घुंघराले बालों वाली लड़की उस आदमी की निगाहों से प्रभावित होकर कमरे में उसकी इच्छा के अनुसार वस्तुएं रख रही थी, जिससे तंत्र बन रहे थे। उसने घुंघराले बालों वाली लड़की को एक कुर्सी पर बिठाया। हालांकि किसी के हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके गले में रेशमी सोना। कहीं और मोली और अन्ना ने एक मोम की मूर्ति देखी, जिसकी त्वचा किसी असली इंसान की लग रही थी। वे उसकी सामग्री का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। शिकारी किसी को वापस लाया था। यह सुनकर कि घुंघराले बालों वाली लड़की जाने के बाद से वापस नहीं लौटी है, मोली उसे ढूंढने के लिए जल्दी से बाहर गया। ऊपर उसने एक किताब खोली। शिकारी की पत्नी की तस्वीर देखकर वह मोम की मूर्ति की हूबहू थी। उस खूबसूरत महिला ने शिकारी के घर में एक मोम की मूर्ति देखी थी, जो किसी असली इंसान जैसी लग रही थी। उसने बताया कि उसकी पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसने उसकी याद में एक मोम की मूर्ति बनवाई थी। दोनों ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि घुंघराले बालों वाली लड़की वापस नहीं लौटी थी। उन्होंने उसे ढूंढने का फैसला किया। पास ही एक घर में रोशनी जलती देखकर अन्ना को शक हुआ कि घुंघराले बालों वाली लड़की और ज्याओ अंदर डेटिंग कर रहे हैं और वह मोनी पर जासूसी करना चाहती थी। इस तरह के तुच्छ मामले में न पड़ना चाहते हुए दोनों वहीं अलग हो गए। एक झलक पाने के लिए अन्ना जानबूझकर दरवाजा छोड़कर खिड़की से अंदर गई। उसे एक कमरा पूरी तरह से मोम से बना हुआ मिला। घुंघराले बालों वाली लड़की जैसे ही कपड़े पहने, एक आकृति पीछे से प्रकट हुई, लेकिन मोम के नीचे वह एक भयानक आकृति निकली। एना भागने के लिए मुड़ी, लेकिन एक सायादार आकृति ने उसे घेर लिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और खोली। एक एक करके वे अन्ना की ओर बढ़े और नकाबपोश आकृति को तहखाने में भेज दिया, जहां उन्होंने उसे जैक के साथ कमरे में बांध दिया। घुंघराले बालों वाली लड़की एक मेज से बंधी हुई थी। घबराहट में उन दोनों को मोम चित्रण की प्रक्रिया दिखाने की तैयारी कर रही थी। उसने घुंघराले बालों वाली लड़की के सिर को एक छड़ी से थामे रखा, मिर्च के तेल का एक टुकड़ा निकाला और उसे अपने शरीर पर रगड़ा, जिससे हवा के लिए कोई जगह नहीं बची। बेचारी घुंघराले बालों वाली लड़की तड़प रही थी। उसने रस्सी को अपने दांतों से काटा और उसे नकाबपोश आकृति की ओर धकेला, लेकिन दुर्भाग्य से वह आकृति बहुत मजबूत थी और जैक को उड़ा दिया। मॉली इंतजार करती रही, लेकिन उसका कोई भी दोस्त नहीं आया। वह केवल एक टॉर्च लेकर अंधेरे जंगल में खोजबीन करने के लिए बाहर जा सकती थी। नकाबपोश अचानक प्रकट हुआ, जिससे वह डर गई और गिरती हुई भाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। आखिरकार उसे एक किरण दिखाई दी। वह एक शिकारी था जो वापस आ रहा था। उसका सामना उससे हुआ था। मौली का वर्णन सुनकर शिकारी को शक हुआ कि उसका भाई वापस आ गया है। मौली ने आत्मरक्षा के लिए एक बंदूक उठाई और यह पुष्टि करने के लिए वापस गया कि क्या वह उसका भाई है। जैसे ही शिकारी चला गया, नकाबपोश फिर से प्रकट हुआ। मौली ने गोली चला दी और उसका नकाब चकनाचूर हो गया।
अप्रत्याशित रूप से वह नकाबपोश शिकारी था। डर के मारे वह फिर से मुड़ा और भागा। उसके पीछे पानी से एक आदमी निकला, मौली की गर्दन पकड़ी और उसे पानी के नीचे धकेल दिया। सौभाग्य से उसने मौली को नहीं मारा। मौली को ऐसा लगा जैसे कोई महिला उसकी देखभाल कर रही हो। इसी बीच ऐना को जमीन पर धातु का एक टुकड़ा मिला और उसने तुरंत उसे चाकू से काट दिया। जैसे ही दोनों भागने वाले थे, शिकारी ने हलचल सुनी, जिससे वे दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए और गतिहीन हो गए। सौभाग्य से दृश्य इतना विश्वसनीय था कि वे बच निकलने में कामयाब रहे। बदकिस्मती से कमरों के दरवाजे बंद थे और जैसे ही वे जाने वाले थे, शिकारी ने जैक पर अचानक हमला कर दिया। दुर्भाग्य से गलतियां आसानी से हो जाती हैं। अन्ना गलती से घास में गिर गई और नकाबपोश ने उसे दबोच लिया। नकाबपोश उसके साथ निशानेबाजी का खेल खेलना चाहता था। कठपुतलियों ने अन्ना पर गोली चलाई, लेकिन अन्ना ने उन्हें सफलतापूर्वक चकमा दे दिया। हालांकि उसने गोली चलाई, लेकिन उसकी गोलियां उसके पीछे वाले हाथ तक नहीं पहुंच सकीं। अनिच्छा से वह नकाबपोश को दूर ले गई। तभी उसे बेहोश मौली का ख्याल आया। वह मौली को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि नकाबपोश को अपनी मृत पत्नी की याद आ रही थी। दरअसल शिकारी को सोते हुए देखकर उसने चुपके से बाहर निकलने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ कि शिकारी भी सोने का नाटक कर रहा था। उसकी आंखों के एक झटके से सभी कठपुतलियां जिंदा हो गईं, जो मौली को बेहद डरावना लगा। वह इतनी डर गई कि हिल भी नहीं पा रही थी। किसी ने उसे जबरदस्ती वापस खींच लिया और अपनी पत्नी के रूप में उस पर एक नकाब डाल दिया, जिससे मौली ने मजबूरन कहा कि टूटा हुआ प्यार सिर्फ मेल मिलाप ही हो सकता है। हालांकि यह सुनकर शिकारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पता चला कि उसकी पत्नी का अपने भाई के साथ संबंध था और गुस्से में आकर शिकारी ने उन्हें मार डाला था। लेकिन वे उसके एकमात्र पूर्वज भी थे, इसलिए उसने उन सभी को मोम के पुतलों में बदल दिया था। तभी दरवाजा खुला और जैक को उसके पीछे ले जाया गया। शिकारी बेकाबू होकर हंसने लगा। पता चला कि जैक पहले ही मोम का पुतला बना चुका था। मौली भयभीत होकर बाघ का सिर उठाकर शिकारी के गले में कसकर लपेट देती है। फिल्म का अंत मौली द्वारा कंबल खींचते हुए कार चलाने से होता है।